और हमारे सीनियर एनसीओ, जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई जवान घास उखाड़ता रहे, लैटरिन साफ करता रहे, कुत्ता घुमाता रहे। भाई काहे का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो कि अपनी पर्सनल जिंदगी की अपनी पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, पार्टियों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको फोन पर बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के किसी भी फैमिली का किसी का बच्चे का बर्थडे हो जाता है ना तो 50 जवान वहां के खड़ा हो जाता है और डेकोरेशन में लग जाता है। जय हिंद ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, कैसे हैं आपकी? जी मैं बहुत अच्छा हूं सर और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। शुक्रिया आपने आज मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू। नहीं राजेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अपने चैनल पे बुलाते हैं और अब मेरे को बोलने का मौका देते हैं, जिससे मैं आपके दर्शकों के साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो जाता हूं। जी सर, आज मैं बड़ा हटकर थोड़ा सा मुद्दा लाया हूं सर, लेकिन ये बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। एक सेना की वर्दी में नाइक का रैंक लगा हुआ और एक जवान, एक एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर जो है वो, उसका वीडियो आपने भी देखा और मैंने अपने दर्शकों को भी सुनाया। अब वो लगातार कई सवाल उठा रहा है कि सेना के अंदर जो सेवादारी प्रथा है उसको बैन किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और हम इस चीज को नहीं नकार सकते हैं कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करने की जरूरत है। और सबसे हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि जब हम सेवादारी की बात करते हैं तो कई टॉप जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसे बड़ी सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि दोनों को हम अलग अलग कर देखें। आज नोएडा में मैं रहता हूं, मैं देखता हूं कि कई यहाँ पर जो जनरल रिटायर्ड हो चुके हैं उनके घर में आज भी आर्मी के जवान यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई लोगों की मेम साहबों को गाड़ियों में घुमा रहे हैं। नोएडा में कोई ना तो कोई ब्रिगेड है ना कोई यूनिट ऐसा, लेकिन यहाँ पर जवानों की कमी नहीं है जिस हिसाब से मैं देखता हूं जहां पे मैं रहता हूं। हम इस मुद्दे को कैसे देख सकते हैं सर? इनकी इस ताकत को तो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए यूज होना था, ये कहीं और यूज हो रही है। देखिए राजेश जी, आज आपने जिस मुद्दे की चर्चा की ये बहुत ही संजीदा मामला है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसमें ऑफिसर मैन रिलेशन इन्वॉल्व है, इसमें ऑफिसर के जो जो सुविधाएं प्रदान की जाती वो इन्वॉल्व है और तमाम तरीके की वर्क विद डिग्निटी इन्वॉल्व है। ये बहुत समय से इस विषय को डिबेट किया जा रहा है कि भारतीय सेना में जो सहायक हैं, जो बड़ी हैं, उनका क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्यों ये ऑथराइज किया गया, क्या वजह है। ये तमाम मुद्दे और किस तरीके से इसका लगातार कई तबकों द्वारा सीनियर से लेकर जूनियर तक इसका वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो इस तरीके की घटनाएं हुई जिसमें वो नायक अपने शंकाएं बता रहा है, एक एजिटेटेड मूड में उसने स्टेटमेंट दिया है, वो सारी की सारी मिस यूज ऑफ पावर को दिखाता है। कहीं नहीं लिखा है कि सहायक को किस किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके चार्टर ऑफ ड्यूटीज दी हुई है, लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प या जिस तरीके से उसका एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है ये बिल्कुल ही बरखिलाफ है। ये हिंदुस्तान की आर्मी के लिए ठीक नहीं है और पूरे सहायक जो एक सोल्जर है उसके लिए ठीक नहीं। क्योंकि देखिए ऑफिसर्स को ऑथराइज है सहायक और इसको एक्सटेंड किया गया कई सारी पलटनों में, कई सारे आर्म्स एंड सर्विसेज में इसको जेसीओस को भी दिया गया। जेसीओस में ये सहायक शेयर्ड होते हैं, 2 जेसीओ या 4 जेसीओ के बीच में एक होता है, सूबेदार मेजर के पास होता है। और अगर ऑफिसर्स की बात करेंगे तो ऑफिसर को भी मैं 2 कैटेगरी में बांटने की कोशिश करूंगा। एक है बैचलर ऑफिसर के पास सहायक और दूसरे मैरिड ऑफिसर के पास। देखिए जहां तक जेसीओस का सवाल है और बैचलर ऑफिसर्स का सवाल है, उसके अगेंस्ट आज तक किसी भी सहायक या बड़ी ने आवाज नहीं उठाई है। वो कुछ नहीं ना उसने बोला नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि जैसे साहब हमें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत ड्यूटी कराते हैं या ड्यूटी के आवर्स ज्यादा है या तमाम तरीके का उसका
नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उसने कभी व्याख्यान नहीं किया। इसी तरह बैचलर ऑफिसर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, उनके भी खिलाफ सहायकों ने कोई ऐसी आवाज बुलंद नहीं की और ना ही कहीं मिसयूज का कोई मामला है। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज उठती है तो मेरिट ऑफिसर्स के सहायकों के बीच में, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे सवाल उठता है। देखिए, ये सारी चीजें बड़ी पर्सनल चीजें हैं। ऑफिसर का सहायक के साथ किस तरीके का रिलेशन है वो उस ऑफिसर पे डिपेंड करता है। जिस ऑफिसर के आप बडी हैं, सहायक हैं, आपकी क्या ड्यूटीज है। देखिए, ये सुविधा दी गई थी कि आप फील्ड एरिया में रहते हैं, तमाम तरीके के ड्रेसेस होती हैं, आपको ड्रेस तैयार करना होता है, आपको एक रनर की जरूरत पड़ती है, आपका रेडियो सेट कोई कैरी करने का चाहिए। तो इन सारी सुविधाओं को देने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए सहायक को बनाया गया। वो उनका ऑर्डरली होता है, वो आपका मैसेज पास करता है, तमाम रेडियो सेट कैरी करता है और आपके बिहाफ पे वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करता है। इसके तहत सहायक के का अपॉइंटमेंट आया, लेकिन अब इसका धीरे धीरे मिसयूज होने लगा। जहां तक इंडियन आर्मी के मैरिड ऑफिसर्स का सवाल है, सहायक आज भी उनके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, तमाम तरीके की ड्रेसेस होती हैं, उसका रख रखाव होता है, उसके देखभाल होता है, और आप जैसे कभी अकेले ना रहे, ऑफिसर जहां भी मूव करता है अपने ऑर्डरली अपने सहायक के साथ जाता है। तो लिहाजा इसलिए ऑथराइज किया गया डब्ल्यूई में, और पीस टाइम एस्टैब्लिशमेंट सहायक का ऑथराइजेशन हुआ। लेकिन अब इसका मिसयूज हुआ कि मैरिड ऑफिसर ने उसको किचन में इस्तेमाल शुरू कर दिया, मैरिड ऑफिसर ने उसको डॉग घुमाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, मैरिड ऑफिसर ने उनको किचन गार्डन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें मिसयूज ऑफ पावर है। जब मिसयूज ऑफ पावर होता है तब लोगों में रिसेंटमेंट होता है, लिहाजा इसको रोकने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि जिस अफसर का सहायक है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उससे वो किस तरीके का काम करा रहा है। अगर वो काम आपके ऑथराइज काम में नहीं आता है तो प्लीज मत कराइए, नहीं तो ये जो रोग है ये बढ़ता चला जाएगा, एक तरीके का रिसेंटमेंट आएगा, और कल को लोग सहायक की ड्यूटी करने से बिल्कुल मना कर देंगे। और कई यूनिटों में ऐसा देखने को भी आया कि जवान मना कर देते हैं, हम नहीं सहायक की ड्यूटी करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को डीमीन समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो सोल्जर हैं, उनका जो काम करने का तरीका वो उनके डिग्निटी के बरखिलाफ जा रहा है, लिहाजा वो मना करते हैं। और साथ में जो ऑफिसर की वाइफ्स हैं, मेरा मानना है कि उनको भी जिस तरीके का ऑफिसर का बर्ताव हो उससे ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सोल्जर होता है, चाहे वो जवान हो, जेसी हो, ऑफिसर हो, उसका बेसिक जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है, अपनी ट्रेनिंग करना, और जब समय आए तो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। लिहाजा जो मैरिड ऑफिसर है, उनकी फैमिली जो है, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। पहली चीज, आपका पर्सनल नौकर नहीं है। नंबर 2, ये आपके हस्बैंड के ड्रेस और चीजों को लगाने के लिए और उनके हमेशा 24 घंटे साथ रहने के लिए है, या आपके किचन में काम करने के लिए नहीं, आपके किचन गार्डन में काम करने के लिए नहीं, आपके डॉग को घुमाने के लिए नहीं। ये उनको समझना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी किताब है वेडेड टू ऑलिव ग्रीन, राजेश जी। मैं हमेशा सारी महिलाओं को बोलता हूं जिन्होंने फौजी ऑफिसर से शादी की है, जो मैरिड ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ, उनको वो उस बुक को पढ़ना चाहिए और उसको वर्बेटम, वर्ड बाय वर्ड इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैंने तो अपनी यूनिट में वेडेड टू ऑलिव ग्रीन सारी मैं लेडीज को दिया था, पढ़ेंगे, और उसकी क्लास चलाई थी, और उनका एक जो ग्रूमिंग होती है लेडीज की, वो ग्रूमिंग की गई थी, जैसे इस तरीके के इंसिडेंसेस ना हो। आपको अपने सहायक को विद डिग्निटी, विद डेकोरम, विद रिस्पेक्ट डील करना पड़ेगा। और साथ में जब भी उसकी ट्रेनिंग हो, प्रमोशन कार्डर हो, उसको यूनिट में जाना हो, काम करना हो, प्रमोशन कार्डर करना हो, गन पे ट्रेनिंग करनी हो, पेट्रोलिंग पे जाना, उसको उसके लिए स्पेयर करो और जाने दे। बस मैं यही आपको ट्रेनिंग करता रहे और साथ में आपका सहायक का काम भी करे। मैं बस यही आपको टोकना चाह रहा था, क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट आपने कहा है। मेरा जो 17 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो यूनिट में बहुत कम दिखाई पड़ते थे, लेकिन वो कैडर भी पास हो जाते हैं, वो बनते बनते नाइक हवलदार तक बन जाते हैं, जेसीओ तक वो बन जाते हैं सर। लेकिन उनको गन का नहीं पता होता, उन्हें जब फायरिंग के लिए ले जाओ, ड्रिल के लिए ले जाओ तो उनके कदम कांपते हैं। अगर ये तो हमारी पावर है, जो सेना की जान कौन है, एनसीओ जवान है। अगर वो ही अगर 1% भी अगर इस काम में लिप्त हैं और अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो देश की सुरक्षा से भी तो खिलवाड़ है सर। राजेश जी, इसके लिए मैं उस ऑफिसर को जिम्मेदार मानता हूं जिसका वो सहायक है या बडी है। अगर मेरा बडी मेरे तरह दौड़ नहीं सकता, वो एक्सीलेंट आ नहीं सकता, ड्रिल नहीं कर सकता, WT में नहीं कर सकता, फायरिंग नहीं कर सकता, तो मैं उसको अपना बडी रखूंगा ही नहीं।
अगर मेरा बडी है तो मैं चाहूंगा कि वो हर चीज में अव्वल है और मैं उसको हर सुविधाएं प्रदान करूंगा। एक तो उसका एक्सपोजर इसलिए बढ़ जाता है कि वो ऑफिसर के साथ ऑपरेट करता है। जी अगर ऑफिसर बिल्कुल सेंसिटिव और प्रोफेशनल है तो अपने सहायक को, अपने बडी को हर ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल कराएगा, चाहे वो बीपीटी हो, चाहे रनिंग हो, और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, बल्कि उसके लिए तो एक मानक, एक स्टैंडर्ड और हाई सेट हो जाता है कि उसको वो टेस्ट पास करना है, क्योंकि उसका देख रेख, उसकी ट्रेनिंग, उसका सुपरविजन डायरेक्ट एक ऑफिसर के हाथ में है। लिहाजा वो किसी भी तरीके से वांटिंग नहीं हो सकता। मेरा उन सारे ऑफिसर से जी एक अपील है कि आप ऐसे सहायक को चुने, ऐसे बडी को चुने जिसको आप ट्रेन कर सकें, जिसको आप स्पेयर कर सकें, और आपको अपने घर में 24 घंटे लगा के रखने की जरूरत नहीं है। उसका एक स्पेसिफाइड ड्यूटी है, 2 से 4 घंटे वो आपकी मदद करेगा, उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अब जब 2 से 4 घंटे अगर उसके ट्रेनिंग इवेंट से कोई क्लैश हो रहा है तो उसको, उसके लिए आप स्पेयर करिए, उस समय के जी लिए आप खुद भी उस काम को कर सकते हैं। ये आपकी सोच होनी चाहिए। मैं बहुत कुछ उस ऑफिसर को जिम्मेदार मानता हूं जिस जिस ऑफिसर के रहते जवानों में इस तरीके का रिसेंटमेंट है। अगर आप कमांडिंग ऑफिसर हैं तो आपको कमांड, अपने ट्रूप्स को उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, कहां मिसयूज हो रहा है, कहां एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कहां उसके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, कहां डिग्निटी ऑफ वर्क नहीं है, उसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और जब जरूरत पड़े प्लीज रोटेट करिए, सहायक को ब्रांडिंग मत करिए। हर साल बिल्कुल 6 महीने पे आप सहायकों को बदलिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका पर्सनल सर्वेंट नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। और ये चीज मेरा जनरल से लेके जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर है या जेसीओ, उसके लिए लागू होती है। होता है कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ज्यादा सहायक रखते हैं, उसका मिसयूज करते हैं और सालों साल उनके साथ चलते रहते हैं। ये प्रथा गलत है और एक रैंक के बाद उसको सहायक ड्यूटी से हटा देना चाहिए। चाहे जब वो नायक बन जाता है, एनसीओ बन जाता है, तो उसको हटा दे। 4 साल से लेके 6 साल की सर्विस वाले को आप ट्रेन करिए, उसका एक्सपोजर बढ़ेगा, उसका आउटलुक डिफरेंट होगा, वो ट्रेनिंग अच्छे से करेगा और रोटेशन होगा। बिल्कुल सारी समस्या होती जब आप किसी की ब्रांडिंग कर देते हैं, सालों साल रखते हैं, मिस यूज करते हैं। और जैसा कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट बताया कि कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर आज तक की सहायक को रखे हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल बहुत सर ही सरप्राइजिंग है। उनके सेंटर क्या कर रहे हैं, उस यूनिट का सीओ क्या कर रहा है, उस यूनिट का ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर क्या कर रहे हैं। आप इतने ज्यादा सर्विस में तो रह के आपने सुविधाएं दी, आप रिटायरमेंट के बाद भी आपके अंदर इतना सर मॉरल मैं करेज नहीं है कि आप उसको विड्रॉ कर सकें। लिहाजा इन सारी चीजों पे लगाम लगनी चाहिए और इसका कॉग्निजेंस पूरे पूरे स्टेशन में, बटालियन में, ब्रिगेड में, डिव में, कोर में लेना चाहिए। और सारे ऐसे सहायक जो रिटायर्ड ऑफिसर के पास है उनको तुरंत वापस सेंटर में बुलाना चाहिए। बिल्कुल मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करूं कि मैं सर्विस में था जब मैं नाइक था। एक मेजर रिटायर्ड हो चुके थे, ना जाने 10 15 20 साल पहले मेरे रेजिमेंट से उनकी बेटी की शादी थी और मैं नाइक, मुझे एनसीओ बनाकर 5 जवानों के साथ भेजा गया कि जाइए और वहां पे इन जवानों को से ट्रे दिखवाइए शादी में, बिल्कुल। रिटायर्ड मेजर के घर में। सर मैं सच कह रहा हूं, और इतना शर्मनाक पल था वो कि हम क्या कहें कि जवान कैसे लिए जाते हैं बहुत, लेकिन क्या कुछ कहूं। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे और समझना चाहता हूं इस मुद्दे पर, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि जिस प्रकार से अग्निवीर स्कीम आई है और अब आर्मी की स्ट्रेंथ कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, 2-3 साल भर्ती नहीं हुई, 10-11 लाख आर्मी बच गई है जो कभी 14 लाख हुआ करती थी। क्या हम एक सहायक के लिए अलग से एक भर्ती नहीं कर सकते हैं सर? गवर्नमेंट इसके बारे में विचार करे कि जिन लोगों का काम ही ऐसा हो ताकि जो हमारी कॉम्बैट फोर्स है उस पर असर ना पड़े। देखिए, इसके 2-3 सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहे थे कि आखिर इस समस्या अगर बढ़ती चली जा रही तो जी उसका कैसे निदान मिलेगा। एक सॉल्यूशन आपने दिया कि एक डिफरेंट एंट्री नॉन कॉम्पिटेंट की जाए जो कि ऑर्डरली या सहायक ड्यूटी करें। लेकिन ये 2 तरीके की फौज हो जाएगी। राजेश जी, हमने पहले ही बोला कि हमारा जो जी इनटेक है वो एक पैरामीटर पे है। जो सहायक नॉन कॉम्पिटेंट लेंगे तो वो सोल्जरली एक्टिविटीज में नहीं होगा, ना तो वो फायरिंग कर पाएगा, ना ड्रिल होगा, ना ओबीडियंस होगा। एक तरीके का अलग कार्डर आप फौज में इंडक्ट कर रहे हैं। और हमारे जो सहायक होते हैं उनकी युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका है। वो अफसर के साथ रहता है, अफसर के साथ वो रेडियो सेट कैरी करता है, मैसेज कन्वे करता है और साथ में हथियार चलाने में भी वो उम्दा रहता है। लिहाजा इस तरीके की चीजें आप सेपरेट कार्डर नॉन कॉम्पिटेंट ला सकते हैं, लेकिन क्या उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, उसका फायरिंग स्किल क्या होगा, क्या युद्ध के मैदान में क्या उतनी तत्परता से वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर पाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा मानना है कि इसमें एक सेपरेट कार्डर ना लाके आपके सोल्जर्स का ही रोटेशन करें। और जो बड़ी है हमारा, हम बड़ी बोलते हैं, हम दोनों जी साथ हैं, मित्र हैं, साथ साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ रण में जाएंगे, एक साथ दुश्मन पे विजय प्राप्त करेंगे, इस तरीके का मादा होता है। तो अगर ऑफिसर कॉम्पिटेंट है
है, ऑफिसर सेंसिटिव है, उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और ट्रेनिंग करवाना जानता है, तो उसके यूनिट में या उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक सोल्यूशन आपने दिया, लेकिन इसके कुछ रिपरकशन है, माइनस पॉइंट है। ये नॉन कॉम्पिटेंट शायद लड़ाई में पूरी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। दूसरी बात एक मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक आप पीस टाइम में जो सहायक हैं उसके बदले में आप एक सर्वेंट अलाउंस कर दें, आपको जो बड़ी की जो रिक्वायरमेंट है आप सर्वेंट अलाउंस में दें, जिसमें आपका ड्रेस का मेंटेनेंस है, ड्रेस अलाउंस आपको मिलता है, उसमें सर्वेंट अलाउंस ऐड कर दो और इस पूरी प्रथा को निकाल दें। और जिनको टैक्टिकल गार्ड ऑथराइज है कमांडर ऑनवर्ड, उनके यहाँ टैक्टिकल गार्ड हो, जैसे कि कमांडर, डिव कमांडर या स्टेशन कमांडर, इस तरीके जो है उनके टैक्टिकल, उनकी सुरक्षा, उनके यहाँ तमाम तरीके की उनके जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में जो मदद करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है वो बनी रहेगी। टैक्टिकल गार्ड दे, और साथ में जो प्लाटून डिप्लॉयड है, 20-20, 30-30 लोगों का डिप्लॉयमेंट, नॉन एसेंशियल ड्यूटीज करें, उस पर कब लगाने की जरूरत है। और ये कब, इररिस्पेक्टिव ऑफ लगे, आर्मी कमांडर डाउन बिलो जितने सारे लोगों के पास एक्सेस मैन पावर है उसको निकाले, क्योंकि हर एक, जैसा कि आप उस वीडियो में भी बोला जा रहा था कि ऑफिसर के यहाँ कोई गार्डनिंग में 15-15 लोग लगे, कोई टेंट 10 लगा रहे हैं, कोई इस तरीके की जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिसमें तमाम मैन पावर का कंजम्पशन है उसको रोकें, और ये सीनियर लेवल से ट्रिकल डाउन करेगा तो अपने आप ही चीजें इंप्लीमेंट होंगी। चलिए सर, आखिरी